ने इतना ही कहा था, लेकिन देवराय को समझ आ गया कि विक्रांत ने उसकी बात कोमा में सुन ली होगी। तभी उसने सवाल किया, लेकिन अब देवराय को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कैसे बताएं और किस तरह बताएं। जो बात उसने अपने बेटे से इतने सालों से छिपा रखी थी, उसका इस तरह सामने आना दोनों बाप बेटों के बीच में नफरत की दीवार बन सकती थी। क्या वाकई में मिस्टर देवराय अपने बेटे विक्रांत को सारी बात बता पाएंगे या फिर नहीं? ऐसा क्या सच था विक्रांत की माँ का जो आज तक मिस्टर देवराय ने छिपा कर रखा था? क्लेड कैसे फिर से अपनी दुनिया में जा पाएगा? विक्रांत की बात पर मिस्टर देवराय ने समझाते हुए कहा, तुम पहले अच्छे से ठीक तो हो जाओ। ये बात तो बाद में भी की जा सकती है। नहीं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आपको ये बात मुझसे नहीं छिपानी चाहिए थी, पर आपने बहुत गलत किया। लेकिन मुझे अब सब कुछ जानना है, अभी क्या अभी। विक्रांत अपनी माँ की बात से होश गंवा बैठा था। उसके दिमाग में अपनी माँ के चले जाने का झूठ अब उसे अंदर ही अंदर खाती जा रहा था। अचानक से विक्रांत को देखकर मिस्टर देवराय की आंखें भर आई। फिर उन्होंने हिम्मत करके कहा, हाँ, ये सच है कि तुम्हारी माँ मरी नहीं, बल्कि वो लापता हुई थी। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो कहीं नहीं मिली। मिस्टर देवराय की बातों पर विक्रांत ने हक से कहा, अब जब इतना कुछ हो ही गया है तो मुझे सब कुछ सच बताओ कि क्या हुआ था उनके साथ। क्या आपने कुछ किया था? क्या मैं तुम्हारी नजरों में इतना गिर चुका हूं कि तुम अब अपने बाप पर शक कर रहे हो? मिस्टर देवराय ने पूछा, जिसके जवाब में विक्रांत ने कहा, इस सवाल का जवाब अब वक्त ही देगा, जब मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। वो सारी असलियत बताएंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था या आपने उनके साथ क्या किया था। विक्रांत की इस बात से मिस्टर देवराय टूट गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा एक दिन उनसे इस तरह पेश आएगा, इस तरह उनके ऊपर शक करेगा, जबकि मिस्टर देवराय के लिए विक्रांत हमेशा उनका गुरूर हुआ करता था। वो जब भी अपने बेटे की तरफ देखते तो उन्हें अपने ऊपर प्राउड होता कि वो विक्रांत जैसे बेटे के पिता हैं। पर जब से संध्या राठी का केस आया है, तब से ही सारी चीजें बदलना शुरू हो गई हैं। जैसे मानो वो केस कोई मनहूस सा हो। जब मिस्टर देवराय की तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला, तब विक्रांत ने अपने दिल की बात रखते हुए कहा, मैं ना अब गिल्ट में हूँ। मैं जिस वर्दी के काबिल नहीं हूँ, उसी वर्दी को इतने सालों से पहनते आ रहा हूँ। जो पुलिस वाला अपनी लापता माँ को ना ढूंढ सका, उसकी काबिलियत पर सवाल उठाना सही। तो अब मैं एक कसम खाता हूँ कि जब तक मैं अपनी माँ को नहीं ढूंढ लेता, मैं अपनी वर्दी को छूऊंगा तक नहीं। ये सुनकर मिस्टर देवराय को एक और बड़ा झटका लगा, तो उन्होंने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। हम पहले से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। संध्या राठी के केस को लेकर ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा। इस बीच तुम्हारा ये बचपना बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तुम जैसे ही डिस्चार्ज होगे, उस दिन तुम्हें अपनी ड्यूटी पर आना होगा, और वो भी वर्दी में। और ये मेरा ऑर्डर है। सॉरी, अब मैं आपके किसी ऑर्डर को नहीं मान पाऊंगा। आपको अगर मुझे बाहर निकालना है तो शौक से निकालिए। विक्रांत ने गुस्से में कहा, ओह, तो तुम अपनी माँ को ढूंढने निकलने वाले हो? लेकिन क्या तुम अपने आप से नजरें मिला पाओगे? जिस औरत को तुम बचा सकते थे, उसको बचा नहीं पाए, और जब बात इंसाफ दिलाने की आई तो भाग निकले। मिस्टर देवराय ने माइंड गेम खेलते हुए कहा, जबकि ये बोलते हुए मिस्टर देवराय का दिल दुख रहा था। और शायद यही एक तरीका था जिससे मिस्टर देवराय अपने बेटे विक्रांत को इस केस पर रख पाएंगे। हालांकि आईजी के ऑर्डर के हिसाब से तो विक्रांत को छुट्टी दे देनी चाहिए, पर मिस्टर देवराय ने ऐसा नहीं किया। जहां एक तरफ इन बाप बेटों के बीच में ये चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्लेड अपना सारा माल मिस्टर हंसू को हैंडओवर करते हुए कहता है, उम्मीद करता हूं हमारी ये पार्टनरशिप लंबे वक्त तक चलेगी। उम्मीद नहीं, धंधा करो। धंधे में जुबान की कीमत होती है, हंसू ने कहा, जिसे सुनकर क्लेड ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर हंसू ने आगे कहा, जिंग तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। शुक्रिया, क्लेड से पहले अलीजा ने स्माइल पास करते हुए कहा, जिससे साफ पता चल रहा है कि अलीजा को जिंगसू के साथ वक्त बिताना अच्छा लगा था। अगले दिन सुबह डॉक्टर एक नर्स के साथ आया। उसने अंदर आकर विक्रांत से कहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, विक्रांत ने कहा। फिर डॉक्टर ने विक्रांत से कहा, यहाँ साइन कर दीजिए आप, ये आपका डिस्चार्ज कार्ड है, आपको दोपहर तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यह सुन के विक्रांत को बड़ा अच्छा लगा। हालांकि विक्रांत के शरीर पर गोली का निशान अब भी है और हल्का दर्द भी है, पर इतना दर्द तो चलता है। वहीं दूसरी तरफ आद्या और रूही लॉकअप रूम में डॉक्टर से पूछताछ करने लगे। वही डॉक्टर
जिसने विक्रांत पर गोली चलाई थी। आद्या ने कहा, देख, तू जो कोई भी है, एक बार उसका नाम बता दे जिसने तुझे भेजा था, तो तुझे जिंदा छोड़ देंगे। नहीं तो मुझे जिंदा छोड़ना ही क्यों है? मैं तो कह रहा हूं मुझे मार डालो ताकि सारे सबूत मेरे साथ ही चले जाएं। उस आदमी ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर सब हैरान हो गए। उसी कॉर्नर में जोसेफ भी बैठा हुआ था, उसे भी हैरानी हुई। सिद्धू ने उस आदमी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुझे हम क्या जोकर लग रहे हैं? उस आदमी का नाम चुपचाप बता दे, नहीं तो यही तेरी। मैं किसी आदमी को नहीं जानता, बाकी तुम्हें जो करना है करो। ना मुझे जीने की ख्वाहिश है और ना मेरे मन में मरने का डर। मेरे लिए मेरे पितामह सब कुछ बेहतर करेंगे, वही मोक्ष दिलाएंगे। अगर उनका आदेश हुआ तो वो मुझे अपने पास बुला लेंगे, नहीं तो इस दुनिया में सड़ना ही है। उस आदमी की बातें सुनकर आद्या और सिद्धू हैरान थे कि कोई इस तरह कैसे सोच सकता है। फिर सिद्धू ने थोड़ा दिमाग लगाते हुए आद्या से कहा, जरा बाहर चलना। ये सुनकर आद्या सिद्धू के साथ बाहर आ गई और सिद्धू आगे बोला, ये तो बहकी बहकी बातें कर रहा है, अब इससे कैसे सच उगलवाएं? उसकी बातें सुनकर लग रहा है ये साला अपना मुंह ही नहीं खोलने वाला। हाँ, लेकिन हमारा जानना जरूरी है, इस तरह हम हार नहीं मान सकते, आद्या ने कहा। तभी रूही आद्या और सिद्धू के पास से अंदर लॉकअप रूम में गई और 2 ही मिनट में बाहर आ गई। तो उसने आते ही पूछा, उसने अपना मुंह खोला क्या? रूही के सवाल पर आद्या और सिद्धू दोनों ने नाम में गर्दन हिलाई, जिसके बाद रूही वहां से चली गई। तो आद्या ने सिद्धू से पूछा, इसके दिमाग में चल क्या रहा है? पता नहीं, अजीब ही बिहेव करने लगी। सिद्धू ने कहा, यूनिट ऑफिस में लॉकअप रूम में इस वक्त 2 लोग कैद हैं, एक जोसेफ और दूसरा ये डॉक्टर, जो कि डॉक्टर के नाम पर कलंक है। इसने जिंदगियां बचाने से ज्यादा जिंदगियां ली हैं। वहीं अंदर लॉकअप रूम में डॉक्टर जोसेफ के हाथ पर बने टैटू को देखकर कहता है, हम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। मैंने तुम्हें देखा है लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। हम सबको पितामह ने अपने लिए चुना है, तो तुम इतना डर क्यों रहे? नहीं, कहाँ डर रहा हूं, जोसेफ ने कहा, जबकि जोसेफ की आवाज में डर साफ महसूस किया जा सकता है। तो फिर उस डॉक्टर ने कहा, तुम यहाँ कितने दिन से हो? 4-5 दिन से, जोसेफ ने बताया। तो फिर डॉक्टर ने पूछा, यहाँ खाना किस टाइम मिलता है? शाम में और सुबह, जोसेफ ने बताया। और फिर आगे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, ये देख रहा हूं कि मरने में कितना वक्त बाकी है, उस डॉक्टर ने जोसेफ से कहा, जिसे सुनकर जोसेफ की सांसें हलक में ही अटक गई। उसने ऐसा मेंटल आदमी आज तक नहीं देखा था जिसे मरने की इतनी जल्दी हो। तो फिर जोसेफ ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी नहीं है, हर एक काम का एक तय वक्त होता है। जैसे कि आज हमारे मरने का वक्त जो है वो शाम में है। सामान्यतः इंसान खाने का इंतजार करते हैं ताकि वो उसे खाकर जिंदा रह सकें, लेकिन आज हम खाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम खाकर मर सकें। डॉक्टर ने दोबारा से इतनी बड़ी बात बोल दी कि जोसेफ को डॉक्टर से ही डर लगने लगा, जबकि डॉक्टर और जोसेफ दोनों ही क्लैडियन हैं। इन दोनों ने मिस्टर क्लैड की बातें सुनी थी, जिसे सुनने के बाद इंसान उनके पूरे वश में हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत के पास उसके डैड थे। विक्रांत बेड से उतर रहा था तब मिस्टर देवराय ने अपने बेटे को सहारा देने के लिए कंधा बढ़ाया, लेकिन विक्रांत ने अपने डैड का सहारा लेने के बजाय साइड में खड़ी नर्स का सहारा लेना बेहतर समझा। तो मिस्टर देवराय ने दिखावटी स्माइल के साथ कहा, हम पुलिस वालों को तो सहारे के लिए कंधा देना भी नहीं आता। ये सुनकर नर्स ने हल्की सी स्माइल दी। उसे लगा उसके काम को सराहना मिली थी, जबकि मिस्टर देवराय का दिल दर्द से चीखें मार रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनसे उनका बेटा छीन रहा। फिर विक्रांत को बाहर लाया गया। तब विक्रांत कार में खुद से ही बैठ गया, जिसके बाद मिस्टर देवराय ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, घर चलते, आज रेस्ट करना, कल से ज्वाइन हो जाना। नहीं, मैं घर नहीं चलूंगा, विक्रांत ने इनकार करते हुए कहा। तो मिस्टर देवराय ने कहा, घर पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल में आने वाली थे पर मैंने उन्हें रोक दिया कि तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, नहीं तो वो सब आ चुके होते। ये सुनकर विक्रांत ने बेमन से हाँ में गर्दन हिलाई, जबकि उसका मन कर रहा था कि वो यहीं से अपनी माँ की तलाश में निकल जाए। थोड़ी ही देर में विक्रांत की कार उसके घर पहुंच गई। तो जब विक्रांत उतर कर अंदर आया तब उसकी फैमिली वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। विक्रांत के ताऊजी ने शिकायती लहजे में देवराय की क्लास लगाते हुए कहा, अजीब है यार ये आदमी, इतनी बड़ी बात हो गई और इसने हमें एक भी बार नहीं बताया। बताने से आप सब खामखा परेशान हो जाते, इसलिए कुछ नहीं कहा।
मिस्टर देवराय ने कहा, जिसे सुनकर विक्रांत कुछ कहता तभी इतने में ताऊजी के बेटे की बेटी भागकर विक्रांत की तरफ आई और उसने आते ही कहा, चाचू आप चॉकलेट लाए ना मेरे लिए। ये सुनकर सब हंसती तो विक्रांत ने धीरे से कहा, नहीं सॉरी भूल गया। नहीं आप भूल नहीं सकते। इतना कहकर वो छोटी सी बच्ची उसे प्यार से मारने लगी। तभी उसके दादा ने कहा, चाचू को चोट लगी है, उन्हें रेस्ट करने दो, फिर वो बहुत सारी चॉकलेट लाएंगे। आज बहुत दिनों के बाद विक्रांत अपने परिवार के साथ मौजूद था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में माँ का ख्याल चल रहा था। जब बच्ची चॉकलेट की जिद करती हुई नहीं रुकी तो मिस्टर देवराय ने अपनी जेब खंगाली। तब उन्हें एक चॉकलेट मिल गई तो उन्होंने कहा, ये लो। फिर वो बच्ची जल्दी से चॉकलेट लेती है और उसके बाद विक्रांत की ताई जी विक्रांत से कहती है, बेटा अब कैसी है तबीयत? ठीक है, हल्की सी चोट लगी थी। विक्रांत ने सोफे पर बैठते हुए कहा, जिसके बाद फैमिली वाले मिलकर बातें करने लगे। जबकि आज विक्रांत का जरा भी मन नहीं हो रहा था कि वो इन सब के साथ बैठकर बातें करे। कोई और दिन होता तो इन सब में हंसी मजाक करने वाला विक्रांत ही होता। विक्रांत की अपनी फैमिली में सबसे बनती है, पर आज वो सबके बीच होकर भी अपनी मॉम को मिस कर रहा है। तभी विक्रांत की नजर अपनी मॉम की फोटो पर पड़ी तो उसने नोटिस किया कि इस पर हार नहीं। ये देखते ही विक्रांत ने मन ही मन खुद से कहा, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? इतनी सी बात समझने में मैंने इतना वक्त लगा दिया। मैं सच में डफर हूँ। विक्रांत के सालस से साफ जाहिर हो रहा है कि अब उसके लिए उसकी माँ को ढूंढना ही सबसे बड़ा काम है। इसी तरह बातें करते करते शाम हो गई तो वहीं दूसरी तरफ यूनिट ऑफिस में आद्या और सिद्धू से रूही कहती है, मैं विक्रांत से मिलने जा रही हूँ, तुम में से कोई चलना चाहेगा? आज उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये सुन के आद्या और सिद्धू दोनों ने ही एक साथ कहा, हम दोनों भी चल रहे हैं। ये सुन के रूही ने हल्की से स्माइल पास की, जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। फिर अगले 5 मिनट में तीनों ही यूनिट ऑफिस से निकल गए तो वहीं पीछे लॉकअप रूम में बंद दोनों आदमियों के लिए खाने की प्लेट बाहर से अंदर सरका दी गई। क्या रूही ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी? क्या रूही की हकीकत सबके सामने आ पाएगी? जब विक्रांत को उसकी असलियत पता चलेगी तब क्या रूही होगी सलाखों के पीछे? क्या जोसेफ और डॉक्टर दोनों खुदकुशी करने वाले हैं या फिर नहीं? इस वक्त यूनिट ऑफिस में 2 पुलिस वाले ही मौजूद थे। उनका भी ध्यान अपने फोन की